नमस्कार मित्रों, फिर से एक बार आपका टारगेट विथ अजय पांडे में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। ये आपका टॉपिक चल रहा है अम्ल, क्षार और लवण। इसके पहले की जो वीडियो थी, क्लास थी, उसमें हमने आपको अम्ल के विषय में बताया था कि अम्ल किसे कहते हैं और अम्ल के कुछ गुण बताए थे। आज हम अम्ल का गुण, अम्ल के केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण और उसके उपयोग के विषय में चर्चा करेंगे। फिर से एक बार हम आपको बतला दे रहे हैं। उम्मीद है कि इसके पहले की वीडियो आपको समझ में आई होगी। फिर से एक बार देख लेते हैं। अम्ल किसे कहते हैं? हमने आपको बताया था कि आर्हेनियस के आयनन सिद्धांत के अनुसार, आर्हेनियस के आयनन सिद्धांत के अनुसार वे सभी पदार्थ जिन्हें जल में घोलने पर या जो जल में घुल करके केवल H+ आयन दे, केवल हमें H+ आयन दे, इसके अलावा कोई दूसरा धनायन न दे, केवल H+ आयन दे, इसके अलावा कोई दूसरा धनायन न दे, तो उसे हम अम्ल कहते हैं। कुछ अम्लों के नाम भी हम आपको बताए थे, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल। फिर हमने आपको बताया था CH3COOH एसिटिक अम्ल। आदि अम्लों के कुछ नाम या उदाहरण हमने आपको दिया था। अब हम बता रहे हैं कि जब अम्ल को, किसी भी अम्ल को जल में हम घोलते हैं तो वह हमें क्या देता है? H+ आयन देता है। केवल H+ आयन देना चाहिए, उसके अलावा कोई दूसरा धनायन न दे, तो वो क्या है? अम्ल है। अब यही H+ आयन जो होता है, जल में घुलने के बाद जल से अभिक्रिया करके, ये H+ आयन इस जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? हाइड्रोनियम आयन का। इतनी चर्चा हम कल किए थे। इसके बाद हम आपको बताएं कि अम्ल के कुछ गुण। तो अम्ल आप नोट भी कर सकते हैं। अम्ल जो होते हैं वह स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। लेकिन कभी भी इनका स्वाद अपनी जीवा से नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि अम्ल की एक प्रवृत्ति होती है संक्षारण की। अभी आगे हम बताएंगे आपको संक्षारण क्या होता है। तो नंबर 1 हम नोट कर सकते हैं कि सभी अम्ल खट्टे होते हैं या सभी अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। दूसरा हम कह सकते हैं कि जब हम अम्ल को जल में घोलते हैं तो वह केवल H+ धनायन देते हैं। यह अम्ल का गुण है कि जब हम अम्ल को जल में घोलेंगे तो वह केवल H+ धनायन देता है। देखो, इसी H+ धनायन के कारण जब हम अम्ल को पानी में, जल में घोलते हैं तो यह H+ आयन देता है, और यह जो H+ आयन होता है वह विद्युत की, इलेक्ट्रिक की कंडक्टिविटी करता है। अर्थात जब अम्ल के जलीय विलयन में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत धारा बहने लगती है। अर्थात अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। तो हम तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। और अभी हमने एक और बताया कि अम्ल जो जल में क्या होते हैं? घुल जाते हैं। अम्ल, तो हम इसे कह सकते हैं कि अम्ल जल में विलेय होते हैं। ठीक है। अभी हमने संक्षारण की, जो अम्ल की जो प्रवृत्ति होती है उसका नेचर जो होता है वह होता है संक्षारण का। संक्षारण का अर्थ होता है, मतलब होता है कि जब किसी अम्ल को किसी कपड़े के ऊपर गिरा दें, किसी कागज के ऊपर गिरा दें, किसी लकड़ी के ऊपर गिरा दें, तो वह अम्ल उस कपड़े को, उस कागज को, उस लकड़ी को
गला करके नष्ट कर देता है। अम्ल की इसी प्रवृत्ति को हम अम्ल का संक्षारण कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे अम्ल का रासायनिक गुण। आप हेडिंग लिख सकते हैं कि अम्ल का रासायनिक गुण क्या है। रसायनों के साथ अभिक्रिया करके यह क्या बनाता है। देखिए, जो अम्ल होते हैं इसमें नंबर 1 हम पढ़ेंगे धातुओं के साथ अभिक्रिया। किसके साथ? धातुओं के साथ अभिक्रिया। धातुओं के साथ अभिक्रिया। देखिए, जब अम्ल जो है विभिन्न प्रकार के धातुओं जैसे जिंक, मैग्नीशियम आदि के साथ क्रिया करके, अम्ल जो है विभिन्न प्रकार के धातुओं जैसे जिंक, मैग्नीशियम आदि के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। या हम कह सकते हैं कि जब अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है, जब अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है, तब उस अभिक्रिया में वह हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ठीक है, तो इसका हम रिएक्शन अभिक्रिया लिख सकते हैं। इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे कि जैसे या आपका एक धातु है जिंक, और इसकी अभिक्रिया जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराते हैं तो क्या बनेगा? लवण बनेगा ZnCl2 जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो जब किसी अम्ल की अभिक्रिया किसी धातु से करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। यह क्या है? यह जिंक है, इसका नाम जिंक है। यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, यह एक लवण है जिसका नाम है जिंक क्लोराइड, और इसे आप जानते हैं यह हाइड्रोजन गैस है। इसी क्रम में हम जब मैग्नीशियम की अभिक्रिया, मैग्नीशियम धातु की अभिक्रिया, ये मैग्नीशियम है, इसकी अभिक्रिया जब हम अम्ल के साथ करवाते हैं HNO3, इसका क्या नाम है? HNO3 का क्या नाम है? नाइट्रिक अम्ल। जब इसके साथ करवाते हैं तो क्या बनता है? मैग्नीशियम नाइट्रेट MgNO3 का ट्वाइस प्लस H2। ठीक है, आप इसे नोट कर सकते हैं। इसका नाम मैग्नीशियम है, ये मैग्नीशियम है, यह नाइट्रिक अम्ल है, यह आपका है मैग्नीशियम नाइट्रेट, और यह है हाइड्रोजन है। इसी क्रम में हम एक अभिक्रिया और लिख सकते हैं कि जब हम जिंक की अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करवाते हैं, यह सल्फ्यूरिक अम्ल है और यह जिंक धातु है, तो आपका बनता है ZnSO4 जिंक सल्फेट, और आपकी हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। तो जब हम किसी अम्ल की अभिक्रिया, जब हम अम्ल की अभिक्रिया किसी धातु के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है? लवण, और उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस निकलती है। जब हम जिंक की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करवाएं तो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस निकलती है। मैग्नीशियम की अभिक्रिया जब हम HNO3 नाइट्रिक अम्ल के साथ करवाते हैं तो मैग्नीशियम नाइट्रेट बनता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। उसी क्रम में जब हम जिंक की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करवाते हैं तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। ठीक है,
आप इसे नोट कर लीजिए। अब अगला है धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। एक हेडिंग लिखेंगे, धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। क्या होता है, क्या होता है जब, इस तरह से भी पूछा जा सकता है, क्या होता है जब अम्ल किसी धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है। इस तरह से भी प्रश्न पूछ सकता है, धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, के साथ अभिक्रिया। देखिए ये क्या है, धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। देखिए जब अम्ल किसी धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है, जब अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो वह धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। तो अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। इसको हम लिख सकते हैं अभिक्रिया के द्वारा Na2, जैसे Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, इसका क्या नाम है, सोडियम कार्बोनेट। जब यह किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, तो यह अभिक्रिया करके बनाता है साल्ट, यानी कि लवण, यानी कि ये हो गया आपका सोडियम क्लोराइड। और क्या बनाता है, और यह बनाता है आपका जल, और क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये नोट कर लीजिए। तो हम कह सकते हैं कि अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। अगला इसी क्रम में हम लिखेंगे धातु बाई कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। किसके साथ, धातु बाई कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, धातु बाई कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। इसमें भी वही है कि जब अम्ल किसी धातु बाई कार्बोनेट के साथ, जब अम्ल किसी धातु बाई कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो वह उसके साथ अभिक्रिया करके लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। तो आप लिख सकते हैं कि अम्ल धातु बाई कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। जैसे NaHCO3, इसे क्या कहेंगे, सोडियम बाई कार्बोनेट। यह जो है किसके साथ अभिक्रिया करेगा, अम्ल के साथ, और अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, लवण बनाएगा NaCl, और क्या बनाएगा, जल बनाएगा, और क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। यह आपका सोडियम बाई कार्बोनेट है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, यह नमक NaCl सोडियम क्लोराइड,
यह जल है और यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अब हम अगले टॉपिक पढ़ेंगे, इसका उपयोग क्या है, अम्ल का उपयोग क्या है। तो अम्ल का बहुत सारा उपयोग है, हमारे शरीर के अंदर भी है उसका उपयोग। हमारे अमाशय की जठर ग्रंथियों से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है जो भोजन को पचाने में सहायता करता है। और वैसे देखिए हमारे जीवन के बहुत सारे दैनिक कार्यों में उसका उपयोग है, दवाइयों में है। तो हम पहले जानेंगे, पहला नंबर 1 लिखेंगे उपयोग में कि जो कपड़े की फैक्ट्री है, कपड़े की फैक्ट्री में इसका उपयोग कपड़ों की रंगाई के लिए किया जाता है। जब कपड़ों की रंगाई करते हैं तो उस समय अम्ल का उपयोग किया जाता है। तो हम लिख सकते हैं कि कपड़ा उद्योग में कपड़ों की रंगाई के लिए अम्ल का उपयोग किया जाता है। नंबर 2 लिख सकते हैं कि औषधि निर्माण में जो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और बहुत सारे जो अम्ल हैं उनका उपयोग औषधियों के निर्माण में, मतलब दवाइयों के निर्माण में भी अम्ल का उपयोग किया जाता है। पेट्रोलियम जो कंपनियां हैं, जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं, उनके परिशोधन में अम्ल का उपयोग किया जाता है। तो नंबर 3 हम लिख सकते हैं, तीसरा पॉइंट कि पेट्रोलियम पदार्थों के शोधन में अम्ल का उपयोग किया जाता है। पेट्रोलियम पदार्थों के शोधन में अम्ल का उपयोग किया जाता है। अगला पॉइंट हम लिख सकते हैं कि जैसे आपका नाइट्रिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल का उपयोग बारूद बनाने में किया जाता है। तो हम लिख सकते हैं कि अम्ल का उपयोग बारूद बनाने में, पेंट बनाने में किया जाता है। बारूद और पेंट बनाने में भी किया जाता है। इसके अलावा जो कागज की फैक्ट्रियां हैं, कागज की फैक्ट्रियों में भी अम्ल का उपयोग किया जाता है। तो हम लिख सकते हैं कि कागज उद्योग में भी अम्ल का उपयोग किया जाता है। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है कि 2 अम्ल है, एक का नाम है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एक का नाम है HNO3 नाइट्रिक अम्ल। HCl और नाइट्रिक अम्ल का उपयोग एक केमिकल है जिसका नाम है अम्लराज। अम्लराज बनाने में इसका उपयोग करते हैं। तो कभी कभी पूछता है कि अम्लराज बनाने में किसका उपयोग होता है। तो अम्लराज को बनाने में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3 नाइट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। ठीक है। फिर इसका जो उपयोग होता है सोना और चांदी के शोधन में, शुद्धिकरण में, सोने और चांदी के शुद्धिकरण में अम्ल का उपयोग किया जाता है। इस तरह से जो अम्ल है, अम्ल के विषय में जो कक्षा 10 के सिलेबस में है उसको हमने बताया और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। एक और टॉपिक है अम्ल की क्षारकता। अम्ल की क्षारकता किसे कहते हैं? अम्ल की क्षारकता। अम्ल की क्षारकता। अम्ल की क्षारकता क्या है? जैसे देखिए यह है HCl अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यह है H2SO4 अर्थात सल्फ्यूरिक अम्ल। देखिए यहां पे हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 1 है
और इसमें हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2 है। जब हम अम्ल को जल में घोलते हैं, जब हम अम्ल को जल में घोलते हैं तो वह H+ आयन देता है। अब बताइए कि यहाँ पे HCl है, इसके पास केवल एक ही हाइड्रोजन है, तो यह एक ही हाइड्रोजन देगा, क्योंकि इसके पास एक ही है तो एक ही देगा। और इसके पास देखिए 2 है, तो यह 1 भी दे सकता है, 2 भी दे सकता है, लेकिन यह 3 नहीं दे सकता है, क्योंकि भाई इसके पास 2 ही हाइड्रोजन है। और यह एक ही हाइड्रोजन दे सकता है, क्योंकि इसके पास एक ही हाइड्रोजन है। तो हम इसको कह सकते हैं कि जब हम किसी अम्ल को जल में घोलते हैं तो उसमें उपस्थित विस्थापित मतलब निकलने वाले हाइड्रोजनों की, जब किसी अम्ल को जल में घोलते हैं तो उसमें उपस्थित विस्थापित होने वाले हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या को ही हम अम्ल की क्षारकता कहते हैं। जब किसी, फिर से ध्यान से देखिएगा, जब किसी अम्ल को जल में घोलते हैं तो उसमें से विस्थापित या निकलने वाले हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या को ही उस अम्ल की क्षारकता कहते हैं। तो अब बताइए HCl की क्षारकता क्या हो सकती है? इसमें से कितना हाइड्रोजन निकल सकता है? केवल 1, HCl। तो हम कह सकते हैं कि HCl की क्षारकता कितनी है? 1। यहाँ पे H2SO4 है, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन निकल सकता है? 2। तो हम यह कह सकते हैं कि इसकी क्षारकता क्या है? 2 है। ठीक है। इसी प्रकार से अब बताइए आप, जैसे HNO3 है, तो इसमें अम्ल की क्षारकता क्या होगी? इसकी क्षारकता भी क्या होगी? 1 होगी, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन कितने हैं? 1 हैं। जब इसको हम जल में घोलेंगे तो यह केवल 1 हाइड्रोजन का परमाणु ही विस्थापित कर सकता है, केवल 1 हाइड्रोजन का परमाणु ही निकाल सकता है, इसलिए इसकी क्षारकता 1 होगी। जैसे एक और देखिए, H3PO4, इसमें बताइए, तो इसमें इसकी क्षारकता कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। देखिए इसके पास कितने हाइड्रोजन के परमाणु हैं? 3 हैं, तो इसकी क्षारकता 3 होगी। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आप अपने विचार, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। धन्यवाद।